आज हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का पहला क्लास करने जा रहे हैं। तो क्लास 12 में जो तुम्हारा है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट ईयर भी है। तो क्लास 12 के एग्ज़ाम के बाद तुम्हें क्लास 12 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है, स्कूल एग्ज़ाम के बाद तुम्हें बोर्ड एग्ज़ाम देना होगा। बोर्ड एग्ज़ाम के बाद तुम्हें इंजीनियरिंग मेडिकल के जो एग्ज़ाम्स हैं, खासकर जो महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम है जेईई मेंस, एडवांस और नीट, इन सब के एग्ज़ाम भी तुम लोग को देने होंगे। तो जाहिर है इन सब के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ईयर है। और बोर्ड के एग्ज़ाम ऑफकोर्स सीबीएसई बोर्ड के भी जो है एग्ज़ाम वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ही होते हैं करियर के लिए। और इसी एग्ज़ाम के आधार पर तुम्हारा जो है आगे का करियर निर्भर करता है, कैसा परफॉर्म कर पाते हो। तो इस ईयर का जो मेहनत है वही तुम लोग को क्या करेगा, अपने करियर की ओर ले जाएगा। तो जाहिर है कि काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। और इस प्रकार हम लोग आज अपना पहला क्लास केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री का जो है कि पढ़ाई का तुमको तो क्लास 11 में अगर बेहतर रूप में पढ़ा होगा तो क्लास 12 का भी कोर्स उसी तरह का है, लगभग वही स्टैंडर्ड है। तो क्लास 12 में तुम्हारा जो है केमिस्ट्री में पहले तो कुछ फिजिकल के 4-5 चैप्टर दिए हुए हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक के हैं फर्स्ट वॉल्यूम में। सेकेंड वॉल्यूम में तुमको जो है एनसीईआरटी जो सेकेंड वॉल्यूम है उसमें ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक के उसके बाद उसमें ऑर्गेनिक जो कि बायोमोलिकुल्स वगैरह हैं, पॉलीमर और केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ, ये सब चैप्टर्स हैं। तो केमिस्ट्री के दिए हुए हैं। केमिस्ट्री का जो तुम्हारा सिलेबस है, जाहिर है कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जेईई हो, नीट हो या बोर्ड एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स का बेसिक आधार एनसीईआरटी बुक ही होता है। तो इस प्रकार हमारा वीडियो लेक्चर आप देखें, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर के आधार पर जो समझ आपको डेवलप होगी, आप बुक को, जो एनसीईआरटी बुक को पढ़ें और उसके हर एक कंसेप्ट को, हर एक सेंटेंस में दिए गए जो भी जानकारी हो, उन सबों को याद भी रखें, उस पर ध्यान दें। तो वो जानकारी ही आपको किसी भी एग्जाम में पूछी जाएगी। तो आप जितने अधिक उसको रख पाएंगे अपने पास, वही आपके काम आएगा। और एनसीईआरटी बुक से बाहर कुछ नहीं पूछेगा। एनसीईआरटी बुक ही तुम्हारा सिलेबस है, उसके हर एक लाइन्स को आप गौर से पढ़ें और उसको प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस को बनाएं, जिससे कि आपको वो जो लाइन्स है, उसके कंसेप्ट हैं, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और इसके बाद एनसीईआरटी बुक का जो है पढ़ने के बाद आपको जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसमें जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, उन सबों को बनाते जाएं। लास्ट में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको बना लें। आप पूरे जहाँ पर आपको दिक्कत हो, फिर से कोई कंसेप्ट भूल गए, फिर से बुक जो है आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसके जो पैसेज हैं जहाँ पर भी उसके आंसर दिए हुए हैं उनको पुनः पढ़ें। और इस प्रकार क्या कर सकते हैं, आपको पूरी तरह कमांड कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक पर। और अगर इसमें भी जहाँ पर कुछ लाइन्स हैं जिसका कि मीनिंग आप नहीं समझ पाए या आपको ध्यान नहीं है, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी का एक और बुक आती है जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में आप क्या कर सकते हैं, पूरे सारे जो कुछ एनसीईआरटी बुक्स के जो लाइन्स हैं जिस पर आधारित ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सब हर तरह के प्रश्न दिए, फिलिंग इन ब्लैंक्स, आप उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो कि इसके बाद जो कि और डिफिकल्टी लेवल ज्यादा के क्वेश्चंस बनाने की जरूरत हो, तो हमारा राइज ट्यूटोरियल ऐप है, जिसपे क्या कर सकते हो, तुम आकर के पढ़ाई कर सकते हो। और राइज ट्यूटोरियल ऐप पर तुम्हें जो है हमसे जो भी पर्सनल जो भी दिक्कत है, जो पर्सनल जो भी परेशानी हो रही है पढ़ाई में, पर्सनल डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। लाइव क्लासेस की सुविधा है, सारे के जो नोट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के वो मिल जाएंगे। इस प्रकार तुम क्या कर सकते हो, उसमें पढ़ाई पूरी तरह कर सकते हो। राइज ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, तो सब लोगों को मिल जाएगा। उसमें जितनी सुविधाएं हैं नोट्स के, या तुम्हें क्या लाइव क्लासेस के, डाउट क्लासेस या पर्सनल कंटेक्ट के नंबर्स वगैरह, वो सारे उसमें मिल जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग जो है क्लास का जो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो है सॉलिड स्टेट। फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का क्या है, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में क्या होगा तुमको, सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़ाई करते हैं सॉलिड के बारे में, नाम से ही
हम लोगों ने क्लास 11 में स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा होगा। स्टेट ऑफ मैटर जो होता है, मैटर के 3 स्टेज हैं, जाहिर है कि बहुत पहले से ही पढ़ते आए हो। सॉलिड, ये कन्वर्ट हो जाता है, अगर आप इसको हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में, और लिक्विड कन्वर्टेड टू गैस, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड फिर क्या हो गया, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड जो कि तुमको जो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड को हीट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये लिक्विड बनेगा। लिक्विड को हीट करेंगे क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। सॉलिड जिस टेम्परेचर पर लिक्विड में बनता है, जिस टेम्परेचर पर ये सॉलिड से क्या होता है, कन्वर्ट होता है लिक्विड में, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और लिक्विड जहां पे मेल्ट करता है, लिक्विड जहां पे गैस बनता है, क्या कहलाता है वो, लिक्विड गैस बनेगा, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉलिड को मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, दैट टेम्परेचर एट विच, दैट टेम्परेचर at which solid melt to liquid is called melting point। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो सब्सटेंस है, कोई सी का स्टेज, जैसे कि एक सामान्य सेंस होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैस, लेकिन उसको अगर हम प्रॉपर वे में उसको कूल करते जाएं तो धीरे धीरे वो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। फिर लिक्विड से क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो हर सब मैटर को हम लोग के स्टेट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो अपना फोकस रखेंगे, जाहिर सॉलिड पर ही रखेंगे। तो सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, इन सबों पर क्या मतलब, सॉलिड का जाहिर है कि जो कॉमन जानकारी है उनको मेल्टिंग पॉइंट का मतलब समझ में आ गया होगा। और मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का क्या होगा, जिस टेम्परेचर पर क्या करता है, वो मेल्ट कर जाता है, जिससे कि लिक्विड बन जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड के बारे में कुछ बातें जो कही जाती है कि इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं लिक्विड के तुलना। ये काफी तुम्हारा पहले से चला हुआ वर्ड है, जो पहले से ही पढ़ते हैं लोग, तो इसको जरा और क्लियर करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग मतलब है सॉलिड में, और लिक्विड में उससे कम वीक, और गैस में उससे वीक होता होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो शब्द है, इसमें इसको हम लोगों ने क्लास 11 के स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में देखा होगा या इसने पढ़ा है। तो उसमें जो दिए हुए हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में जैसे होता है तुमको, एक तो होता है डिस्पर्सन या लंडन फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के नाम है डिस्पर्सन और लंडन फोर्स। ये किस तरह के मॉलिक्यूल में होते हैं, ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, डिस्पर्सन या लंडन फोर्स जो होते हैं, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब नॉन पोलर भी शायद केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पढ़ा ही होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसमें कि पोलैरिटी नहीं होते, जिसमें दोनों एटम, जिस मॉलिक्यूल में दोनों जो एटम होंगे जो कि एक तरह के हों, तो वो भी नॉन पोलर आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में Cl2 है तुम्हारा, N2 है, F2, H2, तो ये कह सकते हैं इसमें से बहुत सारी चीज को ये कह सकते हैं ये तो गैस होता है, सॉलिड कहाँ है। तो आप चाहे सॉलिड भी ये हो जाएगा, जब सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ रहे हैं तो सॉलिड ये होगा कि आप टेम्परेचर क्या करते जाए, कम करते जाए, तो ये कैसा हो जाएगा, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा तुम्हें, ये जाहिर है कि ये तुमको सॉलिड से क्या बन जाएगा, ये लिक्विड, मतलब ये हमारा क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्या डिस्पर्सन फोर्स, ये सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स माना जाता है, वीकेस्ट हो गया। दूसरा तुमको फोर्स होता है डायपोल, ये पोलर मॉलिक्यूल में। नॉन पोलर में ये तुम्हारा हो ही गया, और नॉन पोलर से कुछ जिसमें कि पोलैरिटी जीरो हो जाती है डायपोल में, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी है जिसमें जैसे CCl4 है, इसमें सब तरफ से चारों तरफ से एक जैसा बॉन्ड होता है ना, जिसके कारण कार्बन है, तो जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग है, लेकिन ये इस तरह सिमेट्रिकली फ्रैगमेंटेड टेट्राहेड्रल में कि इसके सारे डायपोल में का रिएक्शन होगा वो जीरो हो जाएगा। तो इस ये भी किसमें कंसीडर होता है, नॉन पोलर में ही कंसीडर होगा, इस तरह से इसमें जीरो हो जाएगा। दूसरे आते हैं तुमको पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल इंटरेक्शन, ये सब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के नाम होंगे। दूसरा क्या होगा तुम्हें, डायपोल इंटरेक्शन।
सॉलिड के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो गया। जैसे डायपोल डायपोल जैसे HCl है आपका, जैसे HCl मॉलिक्यूल है, इसमें HCl है, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, H एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके क्लोरीन की होती है, ये बॉन्डेड एटम को अपनी ओर खींचेगा, तो H पर माइनस हो गया, H पर प्लस हो गया। तो ये जो तुमको एक डायपोल का निर्माण किया, H डेल्टा प्लस और Cl डेल्टा माइनस, ये क्या फॉर्मेशन किया गया, ये इट फॉर्म्स ए डायपोल। इसलिए एक डायपोल फिर ऐसे के दूसरे मॉलिक्यूल भी डायपोल होते हैं, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। जैसे कि ये जो नॉन पोलर टाइप है, जो कि तुमको अलग टाइप से बनेगा, जैसे SO2 है, तो ये सब क्या होगा तुमको, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गए, जिसमें कि आपका पोलैरिटी अलग होगा, जिसके कारण की क्या मिलने लगेगी इसमें जो तुम्हारे हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के श्रेणी में आ गए, तो इसमें तुमको डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बनता है। इसके अलावा तुम्हारा जो आ गया, अब तीसरा जो टाइप आता है तुम्हें, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं। ये तीसरा जो कि है, ये जो तुमको मॉलिक्यूल के बीच में, जो ये जितने भी देख रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये तुमको मॉलिक्यूल्स के बीच में रहते हैं। ये तीसरा कर सकते हैं लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में रहता है इंटरमोलिकुलर फोर्स में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है कि इन तीनों में स्ट्रॉन्गर हो गया, ये सबसे ये वीकेस्ट हो गया, ये उससे बेहतर, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इनमें सबसे बेहतर हो गए। तो ये तुमको हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन HF, और अगर वाटर वो H और O का हो या N और H का हो, ये तीन जो एटम्स हैं, जो मैंने कहा हाइड्रोजन से अगर जुटे हुए होंगे, कौन कौन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए आपकी, और साइज स्मॉल होना चाहिए। तो ये सब मॉलिक्यूल जो कि आपस में जो कि बॉन्ड बनाएंगे, तो वो बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2H2 मॉलिक्यूल के बीच हो या HF हो, NH3 हो, तो जो तीन एटम जैसे इसको तो याद है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन वाले जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सबसे मजबूत होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसके बाद हाइड्रोजन नाइट्रोजन का इन सबसे कमजोर होता है। तो ये जो तुम्हारा है जो मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया गया है, ये सबसे क्या होंगे, इन तीनों में सबसे जो मॉलिक्यूलर जो सॉलिड कहलाते हैं, जो एक प्रकार के सॉलिड बनेंगे, ये सब जो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड तुम्हें बनाएंगे। तो इस प्रकार से सॉलिड का तुम्हारा क्या होगा, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स के कुछ नाम हो, जिसके बारे में हम लोग आगे पैराग्राफ में भी पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे कुछ सॉलिड हैं जो कि आगे जो कि इसमें आएंगे, तो कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स का आपने नाम कुछ बेसिक्स पढ़ा, जो पहले भी पढ़ा होगा क्लास 11 में, उसको मैंने रिवाइज करा दिया। तो ये तुमको इंटरमोलिकुलर फोर्स के कुछ नाम थे। और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो सॉलिड होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, जैसे कि तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं जो कि चार्ज के कारण लगते हैं, जो चार्ज के ट्रांसफर के कारण जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं उसमें लगेंगे। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा इसमें। तो ये जो सॉलिड का ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के कुछ नाम मैंने बताया, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डील करेंगे पूरा। इसका जैसे है तुमको इंटरमोलिकुलर फोर्स हो गया, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के बारे में क्या कहते हैं हम लोग, डिस्टेंस, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स रिलीज होता है, तो जाहिर है कि मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे मॉलिक्यूल। तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग क्या होगा, इसमें कम होगा, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग कम होते हैं। और स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स का क्या होगा, डिफिनिट शेप होगा। सॉलिड का शेप कैसा होगा, सॉलिड के शेप होंगे डिफिनिट होंगे, ये डिफिनिट शेप हो गया। इसका काम क्या लिखेंगे, जैसे दो तीन शब्द, डिफिनिट शेप, डिफिनिट शेप इसका होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा, रिजिड होगा, ये रिजिड, ये सब ड्यू टू किसके कारण है, ये अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स आपके स्ट्रॉन्ग है तो या तो फिक्स्ड अपना वैल्यू रखेगा, अपना शेप फिक्स रखेगा, रिजिड होगा, ये सब किसके ड्यू टू, अगर इसके रीजन पूछे जाए इसके फिक्स्ड क्यों होते हैं, इसका क्या बताया जाएगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण ये क्या है, ये रिजिड होते हैं, फिक्स शेप होते हैं। तो ये तुम्हारा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होगा। और जहां तक की बात रहा कि जब आप किसी चीज को कहते हैं हीट, सॉलिड को हीट करना शुरू करते हैं, तो मेल्ट कर जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, दैट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और जितना हीट देना पड़ेगा उस हीट को हम लोग कहते हैं, जो हीट प्रोवाइडेड टू मेल्ट ए सॉलिड इज कॉल्ड लेटेंट हीट प्रोवाइडेड
to melt the solid at melting point is called क्या कहलाएगा ये? is called latent heat. तो ये latent heat कहलाएगा। जब तुमको जिस टेम्परेचर पे जितना हीट चाहिए मेल्ट कराने के लिए किसी सॉलिड को, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इस सॉलिड के बारे में कुछ जानकारियां हो गई। और सॉलिड को अब हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में। सॉलिड के कुछ दो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को जो नेक्स्ट टॉपिक में भी डील करेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स का मैंने कुछ नाम लिख दिया। इसकी स्पेसिंग क्या होती है? इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग भी कम होगी क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा स्पेस करेंगे तो इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग इज लो, इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग इज लो, स्पेसिंग इज लेस, मतलब कम होगा, लिक्विड से गैस से कम होगा। तो इन सब जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आप पढ़ते भी आए हैं, तो इन सब स्टेट चेंज में दो फैक्टर्स काफी प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी। अगर आप एनर्जी को बढ़ाते जाएं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग भी हैं तो वो धीरे धीरे एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर कि वो मेल्ट करेगा, दैट इज और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस टेम्परेचर पर जितना हीट चाहिए हमको मेल्ट कराने के लिए, दैट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड हो गया। तो मेल्टिंग के लिए तो ये तुम्हारा थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके लिए, किसी चीज को उसको किस स्टेट में रहेगा। तो ये तुम्हारा लगता है कि स्टेट वगैरह का, सॉलिड स्टेट का तुम्हारा कुछ इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ जो सॉलिड है उसको बांटते हैं। तो इसको मिटा जो नोट करना चाहो नोट कर सकते हैं, कॉमन जानकारी थी जो कि क्लास में पहले से ही पढ़ते भी आए हुए, कुछ उसी को डील किए। अब हम लोग सॉलिड को जो क्लास जो तुम्हारा दिया हुआ है बुक में, सॉलिड के बारे में जानकारी के बाद सॉलिड को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। ब्रॉडली जो सॉलिड को है पहले दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, दैट इज कॉल्ड, एक टाइप है तुमको क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा को नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं। तो दो टाइप में बांट दिया सॉलिड को, कितना पार्ट में बांट दिया हमने, एक क्रिस्टलाइन और दूसरा एमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया और दूसरा सॉलिड है तुमको जिसको एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं लोग। तो जाहिर है कि तुमको जो एमॉर्फस को एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, दूसरा एमॉर्फस सॉलिड हो गया। तो अब है क्रिस्टलाइन सॉलिड में और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन कौन होते हैं? जो बाकी जो कि देखो एमॉर्फस सॉलिड हो गए जिसके भी कोई डिफरेंट स्टेट भी नहीं होते। इसको अगर आप क्लीवेज करेंगे तो ये बिल्कुल रफ होगा, जैसे कि देखा होगा रफ होता है। और इसको अगर काटे जाए तो इसको जो प्लेन सरफेस होंगे क्रिस्टलाइन के, तो प्लेन सरफेस ऐसा तुम इस आधार पर भी क्लासिफाई करना चाहो तो बता सकते हो कि किस चीज को जब हम लोग काटते हैं तो बिल्कुल उसका सरफेस देखो कि सरफेस कटने के बाद क्या होगा, बिल्कुल रफ टाइप का हो। तो वैसा याद करने की कोशिश करो। तो देखो तुम ग्लास अगर कट करोगे तो क्या होगा, ग्लास का सरफेस देखते हो बिल्कुल क्या होगा, तुमको ग्लास जो तुम्हारा है वो एमॉर्फस में आएगा बिकॉज कि इसका जो सरफेस क्या है बिल्कुल रफ होगा। ग्लास का दूसरा देख सकते हो जो प्लास्टिक जिसको कहते हैं हम लोग, प्लास्टिक का देखा होगा जब कटिंग करता है, कभी भी घर में देखोगे पाइप वगैरह को कट करते हुए देखोगे तो बिल्कुल खुरदरा होता है, बिल्कुल रफ टाइप का उसका होगा। तो प्लास्टिक जो है ब्रॉडली किसमें आता है, एमॉर्फस में आता है। ये दो प्लास्टिक के, प्लास्टिक तो एक ब्रॉड नेम है, एक ग्रुप ऑफ सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक। जैसे कि तुम्हारा पॉलीथीन है वो प्लास्टिक में आता है। हमारा जो पीवीसी पाइप है जो कि पाइप जिसमें कि वायरिंग में प्रयोग आता है, या पानी को रेन वाटर पाइप में है, ये सब क्या है पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पाइप है। जैसा पॉली लगा हुआ पॉलीमर जो है, प्लास्टिक जो है पॉलीमर है, तो प्लास्टिक का पॉलीमर है तो इसके बहुत से प्लास्टिक के नाम में पॉली लगा हुआ दिखाओगे तो उसको जो क्लासिफाई करने के लिए कहेगा किसमें है, जैसे कि बोले पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पॉली हो गया तो दैट इज प्लास्टिक होगा। उसके बाद वैसे पॉलीयूरेथेन तो पॉली फिर लग गया, पॉलीथीन तो पॉली है,
तो अधिकांश जो प्लास्टिक्स होते हैं, जैसे ऐसे बात है, सब में ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे टेफ्लॉन वगैरह है जिसमें कि नहीं है लगा हुआ। तो इस तरह के जो तुम्हें दिया हुआ इन टेक्स्ट जो क्वेश्चन देखा उसमें भी तुम्हें क्लासीफाई कर मिला है। तो एक तो हो गया तुम प्लास्टिक उसको पहचान पाओगे, जैसे फाइबर या फाइबर ग्लास, ये सब क्या देगा तुम्हारा फर्स्ट में आ जाएगा ग्लास। और ग्लास का ही एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, जो ग्लास वगैरह सिलिका से बनता है ऐसा ही होता है। तो ग्लास का जो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है दैट इज क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज जो होता है तुमको क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म का एक जो पहले हमने कहा कि ये जो है तुमको इसका डिफिट ज्योमेट्री होगा, इसका नो डिफिट ज्योमेट्री, इसका ज्योमेट्री क्या नहीं होगा इसका, जैसे इसको पॉइंट वाइज तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, 7 पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे तुमको मैं कुछ बता देता हूं, जैसे पॉइंट है तुम्हारा पहला, जैसे तुम्हारा डिफिट ज्योमेट्री है इसका, डिफिट जियोमेट्री, इसका क्या हो गया नो डिफिट ज्योमेट्री, एमॉर्फस हो गया नो डिफिट ज्योमेट्री, नो डिफिट ज्योमेट्री। और एग्जांपल तुमने देखा कि ये तुम्हारा हो गया, बाकी भी तुम्हारा है जैसे सल्फान, जैसे देखा आप कहते हैं अमोनिया है या बेंजोइक एसिड है, या तो आपका क्या कहते हैं नेफ्थलीन बॉल है, या तुम्हारा कोई पाउडर है जैसे केमिस्ट्री पाउडर है। तो ये सब क्या है तुम्हारे क्रिस्टलाइन सॉल्यूट है, जैसे कि आप तुम्हारा जो स्टोन्स है या जितने भी आप देखते हैं जो भी आप देख रहे हैं। तो ग्लास एंड प्लास्टिक के छोड़ करके बाकी सॉल्यूट जनरली किसमें आते हैं क्रिस्टलाइन सॉल्यूट में आ जाते हैं इसके डिफरेंस। दूसरा तुमको इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, तुमको इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, मेल्टिंग पॉइंट शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब बिल्कुल क्लियर कट होता है। फिक्स्ड सिंपल वर्ड में कहें फिक्स्ड, और इसको नॉट फिक्स्ड, इसको मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा इसका रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट में क्या कर सकते हैं हम लोग रेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसे इस वर्ड को और थोड़ा क्लियरिफाई करते हैं, रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। मतलब ये हो गया इसका, तुम देख लोगे इसका बुक्स में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक्स में सारे पॉइंट लिखे हुए, मैं इसको मेंशन करके समझाते जा रहा हूँ। और तुम राइस का जो ऐप है उसमें भी तुम नोट्स ले सकते हो, तो वहां भी तुम्हें नोट्स मिल जाएगा। और इसमें जो कॉपी में लिखना चाहो नोट कर सकते हो। तो इसका जहां तक इसको डील कर रहे थे हम लोग कि मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका तुमको फिक्स होता है। इस बात का मतलब है जैसे कि आइस को मेल्ट कराता है तो वो 0 डिग्री पर ही मेल्ट करेगा, 0 डिग्री उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो वो जो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तो 0 डिग्री पर मेल्ट करेगा। इट मीन्स कि जब तक पूरा आइस वाटर नहीं 0 डिग्री बदल जाता, वाटर में कन्वर्ट नहीं होता तक टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री से राइज नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है आइस का। लेकिन जब यही काम प्लास्टिक या ग्लास के साथ करोगे तो वो उसका होगा कि टेम्परेचर बढ़ते भी कूल भी होते जाएगा, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट भी होता जाएगा वो धीरे धीरे, और उसका टेम्परेचर भी राइज करता जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आइस को आप जब मेल्ट 0 डिग्री से नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरा मेल्ट नहीं कर जाता। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें क्या बताया हमने, इसमें क्या होगा टेम्परेचर अभी आपका बढ़ते जाएगा और धीरे धीरे वो मेल्ट भी करता जाएगा। तो दूसरा हो गया अपने ये मेल्टिंग पॉइंट इसका शार्प होगा, इसका एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे होगा। तीसरा है तुमको लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कितना हीट देना है मेल्ट करने के लिए वो भी फिक्स होता है। लेटेंट हीट इज फिक्स्ड, लेटेंट हीट फिक्स्ड है इसका, ये भी इसमें फिक्स नहीं होगा, इतना ही टेम्परेचर हीट लेंगे तो ये मेल्ट कर जाएगा। तो लेटेंट हीट नॉट फिक्स्ड, इसमें भी लेटेंट हीट क्या नहीं है, नॉट फिक्स्ड, ये भी फिक्स नहीं होगा। तीसरा हो गया तुमको लेटेंट हीट भी तुम्हारा क्या है, फिक्स नहीं है। तो चौथा तुम्हारा तीसरा हो गया तुम्हारा, चौथा तुम्हारा लिखा हुआ पॉइंट लिखा हुआ है, इसको ट्रू सॉलिड कहते हैं। ये ट्रू सॉलिड, ये सुपर कूल लिक्विड भी कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, सुपर कूल लिक्विड। ये ट्रू सॉलिड हो गया और ये हो गया सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड हो गया। ये सुपर कूल्ड लिक्विड या तो तुमको जीरो सॉलिड ऐसा लिखा हुआ है, सुपर कूल्ड लिक्विड जैसे कि ये फ्लो भी कर सकता है, ये क्या होगा तुम्हारा सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाएगा। दूसरा है इसका लेटेंट हीट, जो कि तुम्हारा लेटेंट हीट के बारे में बताया था, जितना अमाउंट हीट देने पर मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट कर जाती है लेटेंट हीट, तो वो फिक्स है, इसका फिक्स नहीं होता है तुम्हारा। ये
अगला जो पॉइंट तुम कह सकते हो कि ये लॉन्ग रेंज होता है, इसका जो रेंज होता है तुमको लॉन्ग ऑर्डर, या एक लॉन्ग रेंज कहते हैं इसको। लॉन्ग रेंज का मतलब हो गया, और ये जो है इसमें क्या है शॉर्ट रेंज, ये क्या होंगे तुम्हें शॉर्ट रेंज होंगे। तो शॉर्ट रेंज का मतलब ये होगा, लॉन्ग रेंज का अर्थ ये निकला तुम्हारा कि ये जो तुम्हारा होगा कि लार्ज डिस्टेंस तक जो एटम की जो इसका एलिमेंट जिससे बना है उसकी जो कंस्टिट्यूएंसी है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, उसकी जो अरेंजमेंट होंगे वो लार्ज डिस्टेंस तक क्या होंगे सेम होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं लॉन्ग रेंज सॉलिड है। और ये क्या है शॉर्ट रेंज होता है ये सॉलिड। दूसरा तुमको कह सकते हो, अगला तुम्हारा जो है एक एन आइसोट्रॉपिक कहा जाता है, एन आइसोट्रॉपिक। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, नॉट सेम इन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ये तुम्हारा होगा आइसोट्रॉपिक होता है, आइसोट्रॉपिक। तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम इन ऑल डायरेक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम इन ऑल डायरेक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टी तुम्हारे क्या होंगे सेम होंगे ऑल डायरेक्शन। तो ये तुम्हारा क्या हो गया आइसोट्रॉपिक हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेंगे सेम रहेंगे ऑल डायरेक्शन। और ये एन आइसोट्रॉपिक हुआ तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में क्या होते हैं इसके डिफरेंट होते हैं। और क्लीवेज प्रॉपर्टी में क्या था इसका, ये क्लीवेज प्रॉपर्टी में क्या रहेगा इसका मतलब ये शो करता है, क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा, इट शोज क्लीवेज प्रॉपर्टी, इट शोज क्लीवेज प्रॉपर्टी, डोंट शो, इसमें क्या रहेगा डोंट शो, डजंट शो, क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो ये सारे इसके जो है तुमको डिफरेंसेस हो गए। तो डिफरेंसेस क्या क्या हो गए फिर से एक बार अगर इसको रिमाइंड करें, इसका डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, उसका डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है। ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करता है, ये शो नहीं करता है। इसके शार्प कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल क्या है डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, उसी पॉइंट पर मेल्ट करेगा। ये जो है इसका कोई रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। इसके लेटेंट हीट क्या होते हैं फिक्स हैं, उसके लेटेंट हीट फिक्स नहीं होते हैं। दूसरा क्या था तुमको ये एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, मतलब इसके फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं सभी डायरेक्शन में सेम नहीं होते हैं, किसके क्रिस्टलाइन के। और एमोर्फस के क्या था ऑल डायरेक्शन में सेम होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, आइसोट्रॉपिक इन नेचर एमोर्फस। और क्रिस्टलाइन क्या होगा तुमको एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। दूसरा एन आइसोट्रॉपिक के बाद तुम्हारा आया क्या कहता है तुम्हारा क्लीवेज प्रॉपर्टी के बारे में बता दिए। उसके बाद था तुम्हारा एक प्रॉपर्टी है कि वो जब कट कीजिएगा तो क्या होगा एक प्लेन सरफेस देता है, एक क्या होता है रफ सरफेस टाइप का आएगा। तो इन सबको तुम ये क्या कहते हैं ट्रू सॉलिड कहलाता है, उसको स्यूडो सॉलिड या सुपरकूल लिक्विड कहते हैं, बिकॉज इट कैन स्लोली फ्लो। तो ये सुपरकूल लिक्विड टाइप का कहलाता है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से तुमको और दोनों में तुमको नाम वगैरह में भी समझ में आ गया होगा, जैसे क्लासिफाई करना है इन दोनों ग्रुप को छोड़ के बाकी सब इसमें आते हैं जनरली, जैसे नमक है तुम्हारा, चीनी है, सब क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये सब तुम्हारा क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही आया। तो आई होप कि तुमको ये पॉइंट लगभग समझ में आ गया होगा। और तुम्हारा मैंने कहा कि ये एनसीईआरटी बुक्स में भी टेबल बना करके तुम्हें दिए हुए हैं, और तुम जो है कि नोट्स के रूप में लिखना चाहोगे तो राष्ट्रीय के ऐप से भी तुम इसको नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, जो कि तुम्हें उपलब्ध है प्ले स्टोर पर, उससे तुम ले सकते हो। तो जाहिर है कि आज का जो इंट्रोडक्शन क्लास था तो ये तुम्हारा वीडियो ये लेक्चर छोटा भी रहा, और इस प्रकार एमोर्फस और उसमें तुम जो है कुछ सॉलिड के बारे में कुछ कॉमन जानकारी और एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड को तुम पढ़ पाए। तो एमोर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो 7 तुमको दिए हुए हैं, 7 पॉइंट तुम्हें दिए हुए बुक में भी, तुम उसको नोट डाउन कर सकते हो बुक से भी, या यहाँ बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, इसमें भी तुम कर सकते हो, समझ में आ गया होगा। तो जस्ट इसके जो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें कि 4 टाइप के होते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इतना तुम बुक से रीड करो, आज जो तुम्हारा पहला क्लास है तो तुम इस जितना जो दिया गया बुक से भी पढ़ के इसको और बेहतर समझ सकते हो। और आई होप कि ये तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन था जो कि तुम्हें समझ में भी आ गया होगा। और इसी के साथ एक क्लासिफिकेशन भी हमने कर दिया एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में, सारे उसके प्रॉपर्टीज भी आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, साथ माइंड में आ भी गया होगा। क्लीवेज प्रॉपर्टी एक शो करता है, एक नहीं करता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक फिक्स है क्रिस्टलाइन के, उसके फिक्स नहीं है एमोर्फस के।
लेटेंट हीट इसका फिक्स है, उसका फिक्स नहीं है। और उसका ये क्रिस्टलाइन क्या होता है, एन आइसोट्रोपिक होता है, वो आइसोट्रोपिक होता है नेचर में। तो ये सारे जो प्रॉपर्टी हैं आप उसको क्या कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। एक बार मेमोराइज मतलब कि आप ध्यान रखें, आपको एक बार पॉइंट आउट करने के लिए बोर्ड में नहीं आता है ढंग से कि सातों पॉइंट एक बार, वो देखिए डिफरेंट पूछेगा कि व्हिच टाइप ऑफ सॉलिड डजंट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, दैट इज अमorphous सॉलिड। तो इस प्रकार से आपको क्या कर सकते हैं, याद रखिए कि कौन सा जब उसको क्लीवेज करें तो वो जो है शार्प टूल से अगर क्लीवेज करते हैं तो वो प्लेन सरफेस देगा, तो दैट इज क्रिस्टलाइन का बात कर रहा है। तो आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको एक बार में मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। लेटेंट हीट किसके डिफिट नहीं है, जाहिर अमorphous की बात किया जा रहा है, तो इस प्रकार से स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जाहिर कि इंटेक्स्ट वगैरह एक दिया हुआ, वहां तीन चार इंटेक्स्ट दिया हो, तुम लोग सॉल्व कर लो, इसको पढ़ लो, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ओके।